यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसका भी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और डिस्कशन में हम लोग सारे क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी थ्योरी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चों आपने अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन की होगी तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो एनसीईआरटी बुक में ये आपकी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज के साथ आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी है। तो इन क्वेश्चंस के जवाब को आपको किस तरह से एग्जाम्स में लिखना होता है पहले वो आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपका बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट करिए। उसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो मैं आपके नोट्स भी यहाँ पे बनाता चला जाऊंगा जिसको आप बाद में लिख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन। क्या होती है? केल्विन। केल्विन को बच्चों सिर्फ केल्विन कहते हैं और उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर की बच्चों वैसे 3 यूनिट्स होती है। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती है बच्चों। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट। ये 3 टेम्परेचर की यूनिट्स को आपको यूज करना होता है। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें रिलेशन है आपके पास सेंटीग्रेड और केल्विन। और बच्चों आपको ये क्लास के टीचर ने पहले लेक्चर में गला फाड़ के बता दिया था कि अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है और अगर आप उसमें 273 ऐड कर दो तो टेम्परेचर आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे बच्चों को रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको रिलेशन पता नहीं है तो आप इस रिलेशन को लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको उस रिलेशन का पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। तो आप कहोगे जो केल्विन होता है वो क्या होता है, बेसिकली तभी ऑब्टेन होता है जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर देते हैं। आई थिंक ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ए को यानी इस ए वाले पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि आपके पास जो टेम्परेचर गिवन है केल्विन में उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ये किसमें गिवन है? 300 केल्विन में। और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा काम है, डिग्री सेंटीग्रेड साफ साफ समझ में आ रहा है। वो आएगा 300 माइनस 273। तो बच्चों जब हम 300 में से 273 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब बच्चों आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही आंसर आपके पास डायरेक्टली लिखा भी हुआ। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए ये रिलेशन याद रखना जरूरी है, इसलिए आप अपने नोट्स में हैशटैग बना करके इस रिलेशन को जरूर लर्न करें। इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, हो सकता है आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का रिलेशन ना आए, हो सकता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का आ जाए। तो वो भी रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, व्हिच इज F-32/9 इज इक्वल टू C/5। आप इस रिलेशन को भी लर्न कर लीजिए। The relation is F-32/9 is equal to C/5। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इस रिलेशन को हैशटैग करके लर्न कर लेंगे तो हो सकता है इस पे बेस्ड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। तो बच्चों आपके पास 2 रिलेशन हो गए टेम्परेचर में, एक केल्विन सेंटीग्रेड का और एक फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड का। और बच्चों वैसे हम आपको बता दें टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ बेसिकली हीट। टेम्परेचर हीट का मेजरमेंट है। जैसे अगर आपको कहता है कि आपका टेम्परेचर, डॉक्टर क्या कहता है कि नॉर्मल है। नॉर्मल कब कहता है पता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड को, जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों उसको डॉक्टर नॉर्मल टेम्परेचर कहता है। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो कभी भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बताता, वो हमेशा फ़ारेनहाइट में बताता है। तो वो आपसे कहता है कि यार 98 है तो नॉर्मल है। तो डिग्री सेंटीग्रेड अगर 37 है तो अगर आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 97.8 या 98 के अप्रोक्सीमेटली आता है। इसलिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब यही हुआ कि आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 37 है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए बात दोनों एक ही होती है। तो बच्चों डॉक्टर जो मेजरमेंट करता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर का वो फ़ारेनहाइट में करता है, ठीक है ना।
बस वो ऐसे बोलता रहता है कि 98 नॉर्मल है, 100 है थोड़ा है फीवर, 101 है थोड़ा सा ज्यादा है, 104 है चलो अस्पताल में भर्ती हो जाओ। इस तरह से बच्चों ये टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। लेकिन डॉक्टर के पास एक कमी होती है, बस वो ऐसे ही बोलता रहता है 98, 101, 104। आप डॉक्टर से भी पूछोगे ना कि ये क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हो सकता है वो बोलते वो डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन नहीं, जो डॉक्टर अपने मुंह से बोल रहा है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको याद रखना होगा कि टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती है, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट तो आपके क्लियर हो गए और आपकी ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि अगर आपके पास फिर से केल्विन में टेम्परेचर अगर गिवन हो तो आप दोबारा उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 माइनस कर लेंगे, या आप इस इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर पता चला जाएगा। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये लिखा हुआ है बच्चों, उसको मैं सही से लिख देता हूँ, दिस इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये लिखा है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों ये डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो तुम कहोगे बहुत आसान सा रिलेशन है, ऊपर तो सर आपने दे दिया था ना, K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है बच्चों, वो है 25 प्लस 273। तो बच्चों 25 प्लस 273 कितना होता है, 298 केल्विन। बस बच्चों आप ये याद रखिएगा कि केल्विन सिर्फ केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है। तो आई थिंक आपको ए पार्ट क्लियर हो गया। उसी तरह से बच्चों बी पार्ट में भी आप यही सेम काम करेंगे, 373 में 273 ऐड कर देंगे तो 646 केल्विन बन करके आ जाएगा। आई थिंक बच्चों आप लोग समझ गए कि एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में क्या करना होता है, बहुत ही इजी हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, इसको ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या बच्चों आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी है, बिल्कुल देखी होंगी, व्हाइट कलर की गोल गोल बॉल्स होती हैं। कभी कभी वो आप बाथरूम में डालते हो बॉल्स, ताकि बाथरूम में थोड़ी सी जो स्मेल है वो बाहर चली जाए और नेफ्थलीन बॉल की खुशबू आने लगे, ठीक है ना। और उसकी खुशबू आती तो रहती है, लेकिन वो नेफ्थलीन बॉल भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है हीट से, और वो गायब हो जाती है छोटी होकर। आप ऐसे समझ लो बच्चों, खुशबू के लिए आप आजकल नेफ्थलीन बॉल नहीं रखते हो, आप लोग तो आजकल गोदरेज वगैरह के वो रखते हो जिससे खुशबू आती है बाथरूम में। लेकिन बच्चों वो भी लाइफ लॉन्ग नहीं होते, उनका भी लिक्विड धीरे धीरे खत्म हो जाता है बाथरूम में, उसके बाद वो भी आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नेफ्थलीन बॉल व्हाइट कलर्स की होती है, गोल गोल आपने देखी होगी। उस पर क्वेश्चन बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल बाथरूम से धीरे धीरे बोल से छोटी 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 होते गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो आंसर बच्चों आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, लिखना है नेफ्थलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन। कभी भी सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो मैं लिख देता हूं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन, उसको प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे बच्चों बॉइलिंग होता है ना, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग भी कन्वर्जन होता है। बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है कि नहीं। बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड से वेपर में या लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, उसी को हम लोग कहते हैं कि बॉइल हो रहा है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो वाटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेपोराइज होकर के गायब हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, नेफ्थलीन बॉल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेफ्थलीन बॉल कैसी होती है, सॉलिड की होती है, छोटी छोटी गोल, लेकिन वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट लीविंग एनी ऐश, है ना। तो इसका मतलब ये आंसर, अब आप देखिए ध्यान से क्या लिखना है। मैं आपको आंसर दोबारा डिक्टेट करके लिखवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करने होंगे। क्या बार बार उस पर क्लिक हो जाता है, चलिए देखिए ध्यान से। तो मैं बच्चों उसको दोबारा आंसर आपको लिखवाना चाहता हूँ, जरा आंसर को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है नेफ्थलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। Evaporation of naphthalene takes place easily and so it disappears during course of time
विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। मेरे ख्याल से बच्चों आप इन क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे, लेकिन समझने से कोई लेना देना नहीं है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नेफ्थलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। इवेपोरेशन ऑफ naphthalene takes place easily and so it disappear during course of time without leaving a solid। समझ में आया? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। We can get the smell of perfume sitting several meters away। कह रहा काफी दूर बैठते हुए भी हमें परफ्यूम की खुशबू आती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहुत दूर बैठे हुए पसीने की खुशबू आती है, वैसे ही बहुत दूर बैठे हुए किसकी खुशबू आती है? परफ्यूम की भी खुशबू आती है। लेकिन वो परफ्यूम भी बच्चों अच्छी क्वालिटी की होती है तभी आती है ना? कौन सी अच्छी क्वालिटी की होती है परफ्यूम? खुशबूदार कोई परफ्यूम नहीं होती। अच्छा। परफ्यूम के नाम बताओ। फॉक्स, एक्स, एक्स। तुम कौन सी परफ्यूम लगाती हो? कोई नहीं लगाती? कोई नहीं लगता। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लिखा है परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इन एयर इजीली। कह रहा है परफ्यूम बहुत ही जल्दी वेपोराइज हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कि परफ्यूम अंदर किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। जब लोग स्प्रे करते हैं तो धीरे धीरे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाती है। और जैसे हम एयर तो ले ही रहे पूरा दिन, तो एयर के साथ साथ हमें उसकी स्मेल भी नाक में चली जाती है। इसलिए हमें लगता है कि परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपराइज डिफ्यूज इन वेरी इजीली इन एयर। ये एयर में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। That is why we can smell perfume sitting several meters away। उसके बाद बच्चों तो ये तो परफ्यूम की क्वालिटी होती है। हो सकता है परफ्यूम इतनी अच्छी, उसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा हो कि 1 किलोमीटर दूर भी हम लोग को खुशबू आने लगती है। तो बता सकते हो किसकी आती है? फूलों की आती है। कभी कभी कुछ ऐसे फूल होते हैं जो शाम को बहुत महकते हैं, उन फूलों से बनाया जाता है उस परफ्यूम को। चलिए ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने इत्र वगैरह ये सब कुछ सुना ही है, ये भी बहुत महकते हैं। चलिए बाय द वे बच्चों, मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करने पड़ेंगे, तभी आपको जाकर के क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बच्चों 4th क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। लिखा है अरेंज, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वाटर शुगर गैसेस। तो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ फोर्सेस में आपको अरेंज करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन गैस लिक्विड्स। तो बच्चों जो शुगर होती है वो बेसिकली सॉलिड होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तभी तो वो सॉलिड है, तभी तो वो टूटते नहीं है। फिर वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा और कम हो जाता है। ऑक्सीजन गैस है, उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन और भी कम हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। तो सॉलिड यहाँ पे कौन है? शुगर। लिक्विड यहाँ पे कौन है? वाटर। और गैस यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। तो बच्चों मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप ऑक्सीजन का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा? O2। O2, O2 ये बच्चों ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। ये तो दीप भी पता लेता है। ऑक्सीजन गैस कहते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2, ये होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का एयर में कंटेंट कितना होता है? 78%। चलिए मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो हम लोग क्या सुनते हैं एक दूसरे की? CO2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही अभी बैठे हुए, तो CO2 ही हम लोग ज्यादा एक दूसरे की सुनते हैं। चलिए CO2 बताओ बच्चों। CO2 का फॉर्मूला हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का बताओ फॉर्मूला। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ निकलती है? मान लो किदवई नगर में दुकानें जल रही होंगी तो वहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होंगी, है ना। और अगर हमराज में दुकानें जल रही होंगी तो वहां दुकानें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलती है तो वहां पे जलना बहुत जरूरी है चीजों को, जब जलती है तभी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और बच्चों बहुत ही अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने की जलती है तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करिए और साइलेंसर की तरफ नाक लगा लीजिए, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की सुगंध तुरंत आने लगेगी। चलो अगला देखते हैं। हाँ अगला देखते हैं, ओजोन का फॉर्मूला कौन बताएगा? ओजोन बताइए, हमारे एनवायरनमेंट को कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर। लेकिन ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो जाती है ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी गाड़ियां कैसी होनी चाहिए? बताइए, जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करे, यानी कि सीएनजी गाड़ियां हो, बैटरी वाली गाड़ियां हो। किसको हटाना होता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे यूज में आएंगे तभी हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या आ गया है मार्केट में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन बच्चों महंगी बहुत है इसलिए लोग ले नहीं रहे, और बार बार उसके चार्जिंग स्टेशन भी बहुत कम है इसलिए भी लोग नहीं ले रहे, ठीक है ना। कि कौन बार बार इसको चार्ज कराएगा, क्या यही काम रखा है? इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ले नहीं रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बच्चों पहाड़ों की ड्राइविंग में भी सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं ले रहे। अब बच्चों कोई भी ट्रक, अगर जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रक होती है उनको चलने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है, इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास बच्चों मजबूरी है कि डीजल के बिना तो हमारा काम चलना ही नहीं है ना। चलिए, तो बच्चों ओजोन का आपने फॉर्मूला नहीं बताया, सारी कहानी सुन ली, लेकिन ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन क्या नाम होता है इसका? ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है O2। चलिए बच्चों, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग मूव कर चुके हैं। लिखा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा 25 डिग्री सेंटीग्रेड? तो मैं तो हम आपके सामने बैठे ही हैं, तो उसमें वाटर कैसा है? लिक्विड। कैसा है? लिक्विड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसा हो जाएगा वाटर? अरे सर ठंडा हो जाएगा। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों की तरह होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जस्ट कन्वर्जन होना स्टार्ट होता है इसका। तो उस समय सॉलिड और लिक्विड में क्या होगी? इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, यानी धीरे धीरे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोसेस चल रहा होगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अरे तो वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? वेपर में। तो लिक्विड और वेपर्स में इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन चल रहा होता है। तो बच्चों याद रखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड एंड लिक्विड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड एंड वेपर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आप अपने क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी से मैच भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अभी आपने नैफ्थलीन बॉल वाला ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया। अब हम लोग सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन फुल फ्लैश होते चले जा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। ए पार्ट क्या लिखा है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? बताइए। कितने रीजंस देते हैं? 2 रीजंस देते हैं। इन रीजंस को देने के लिए हमारे पास कौन है? देवांशी। क्या बताएगी? रीजंस। पहला रीजन क्या है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज अ फ्लूइडिटी एंड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो क्या कह रहा है? वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। क्या रीजन है? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी है, किसकी? फ्लूइडिटी की, वो फ्लो हो सकता है। और उसके पास क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं। तो ये बच्चों वाटर की प्रॉपर्टी हो गई कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है?
एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा बेटा तुम्हारी जो अलमीरा है जिसमें पैसे आपने रखे हैं 500 के नोट, 2-2 हजार के नोट, वो अलमीरा कैसी है बताइए? सॉलिड। तो क्या सॉलिड नहीं होगी? क्या अलमीरा पानी की बनी होगी क्या? डेफिनेटली बताइए। कह रहा है an iron almirah is a solid at room temperature because it is rigid and has a definite shape, है ना? definite shape, definite volume. आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है कि अलमीरा रूम टेम्परेचर पे क्या है बताइए? सॉलिड है। ठीक है, इट इज रिजिड एंड इट इज अ डेफिनेट शेप। आई थिंक बच्चों ये आपको 6 क्वेश्चंस तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन 6 क्वेश्चंस का आंसर भी आपको लिखना पड़ता है। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, 7th क्वेश्चन की तरफ आ गए बच्चों हम लोग। आइए, क्या लिखा है 7th क्वेश्चन में? लिखा है why is ice at 273 केल्विन मोर डिग्री। बच्चों 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड जब 0 होगा तो उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 273 केल्विन का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि why is ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन more effective in cooling than water at same temperature। कह रहा है क्वेश्चन समझ में है? लिखा है ice at 273 Kelvin is less energetic than water. It is because of difference in the latent heat of fusion which is present in water at the same temperature in the form of extra energy। तो बच्चों यहाँ पे कई सारे वर्ड्स का बखान किया गया है। ये सारे वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में एज इट इज लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला शब्द इसमें किया गया है लेटेंट हीट। क्या लेटेंट हीट का मतलब समझते हो? लेटेंट हीट होता है छिपी हुई ऊष्मा, छिपी हुई गर्मी, छिपी हुई हीट। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई। तो बच्चों जब मैंने आपसे पूछा था ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, तो तुम कहते हो सर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, देखिए आपने क्या पढ़ा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है? वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, इक्विलिब्रियम होता है उसमें। समझ में है? यानी वाटर धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब कन्वर्जन होता है तो उसमें जो हीट लगती है उसमें टेम्परेचर राइज नहीं करता है ना? जो हीट लगती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हुए हीट लगती है। जब टेम्परेचर राइज नहीं करता है, फॉल नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब जो हीट अप्लाइड होती है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब सॉलिड में, तो उस समय उसके टेम्परेचर का फॉल नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन हीट लग रही होती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, तो ध्यान से फिर से सुनिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा है? Why is ice at 0 degree centigrade more effective in cooling than water at same temperature? कह रहा है ice at 273 Kelvin is less energetic than water. It is because of difference in the latent heat of fusion, which is present in water at same temperature in the form of extra energy. तो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस होती है वो ज्यादा कूल इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पे कौन सी हीट यूज की जाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस वजह से यहाँ पर वो ज्यादा इफेक्टिव होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस, और वो ज्यादा कूल करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आपको और भी ज्यादा कुछ बातें सीखने को मिलेंगी, लेकिन अभी हम लोग इसको पढ़ करके यहाँ पे 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। कह रहा है किससे तुम जल्दी जल जाओगे, उबलते हुए पानी से कि स्टीम से? तो कह रहा है स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम में क्या होगी? लेटेंट हीट भी होगी ना,
क्या होगी? लेटेंट हीट, यानी छिपी हुई हीट जो तुमको दिख नहीं रही है. This is because the steam has some more energy than boiling water present in it, in form of latent heat of vaporization. क्या होती है उसमें? लेटेंट हीट होती है, उसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो बच्चों जब कन्वर्जन हो रहा होता है ना, जैसे अभी आप बैठे हो तो यहाँ पर मान लो वाटर अगर हम ले आए तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा? तुम कहोगे सर वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे मान लो 25 होगा, 50 होगा. लेकिन जैसे जैसे बच्चों हम लोग कूलिंग इफेक्ट डालेंगे तो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा. 25 से 20, 20 से 50, 15 से 10, 10 से 5 और 5 से 0. तो धीरे धीरे वाटर क्या कर रहा है? कूल कर रहा है. और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ही ज्यादा कूलिंग होती है. समझ रहे हो? और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इतनी ज्यादा कूलिंग क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि वहां पे लेटेंट हीट भी अप्लाई हो रही होती है जो हमें दिखती नहीं है. उसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 95, 90 ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या होता है? लेटेंट हीट आ जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेटेंट हीट की वजह से वहां पर इस बॉइलिंग वाटर से ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? तो स्टीम के पास होती है. तो स्टीम से हम लोग जल्दी जल जाते हैं. मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टीम से ज्यादा सीवियर बर्न क्यों हो जाते हैं. चलिए, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो बच्चों अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कंप्लीट करके देते हैं. पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग इसका आगे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.